हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है क्योंकि इससे डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं आता कि न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन क्या है या उसे डिफाइन करिए, लेकिन आपके एग्जाम्स में जो छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं उसके पीछे की जो थ्योरी है वो यहाँ से आपको डिफाइन होती है। आप जब इस चीजों को अच्छे से समझ लेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स बनते हैं वो क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी इससे रिलेटेड पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के बारे में, जानेंगे कि ये तीनों लॉ क्या थे और कैसे ये हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक बातों के साथ। सबसे पहले हम जानते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? आप सब ने मैकेनिक्स का फर्स्ट पार्ट काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा कि वहां हम मोशन के बारे में तो पढ़ते हैं और लेकिन मोशन के कॉज को नहीं पढ़ते, उसके पीछे का कारण नहीं पढ़ते कि मोशन क्यों हो रहा है। सिर्फ मोशन से होने वाले इफेक्ट को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूटन मैकेनिक्स जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स आती है वहां पे हम पढ़ते हैं कॉज ऑफ मोशन। उसी कॉज ऑफ मोशन को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा फोर्स। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? वो है फोर्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि फोर्स क्या होता है। आइए समझते हैं। फोर्स बेटा एक तरह का पुश या पुल होता है। सिंपल डेफिनेशन पढ़ना है, हमें कोई साइंटिस्ट नहीं बनना है, हमें पेपर क्वालिफाई करना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो हमें डेफिनेशन से मतलब ज्यादा नहीं रखना है, हमें मतलब रखना है कॉन्सेप्ट से और उसे समझने में कि फोर्स होता क्या है। फोर्स इज द एक्शन ऑफ, इट इज द एक्शन ऑफ पुश और पुल which affect the position of the object, ठीक है। इट इज द एक्शन ऑफ पुश और पुल, यानी कि फोर्स क्या है? एक एक्शन है किसका? पुश या पुल का। या तो हम ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या तो पुल करते हैं। तो पुश और पुल करने पर जो उसमें हमने एक्सटर्नल वर्क किया है उसे ही क्या कहते हैं? हम फोर्स कहते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, ये तो थी फोर्स की बेसिक सी बात। अब जानते हैं इसकी यूनिट्स के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सिर्फ उन्हीं की बातें यहाँ पे करने वाले हैं। एसआई यूनिट की बात करें तो साइंटिस्ट न्यूटन ने इसको डिस्क्राइब किया था, इसलिए उनके नाम से ही इसकी यूनिट एन है, यानी कि न्यूटन है, ठीक है। न्यूटन इसकी यूनिट बनती है। अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूं तो बेटा ये आपकी डाइन बनती है, ठीक है। ये आपकी न्यूटन एसआई यूनिट है और डाइन आपकी सीजीएस यूनिट होती है। अच्छा, फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैंने आपको काइनेमेटिक्स में भी पढ़ाया हुआ है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन का भी रोल होता है। इसका मतलब इससे हमें पता चला क्या कि फोर्स जो है हमारा वो किन पर डिपेंड करता है? पहली बात तो मैग्नीट्यूड पर, यानी कि अगर आप फोर्स के मैग्नीट्यूड को कम ज्यादा करेंगे तो फोर्स भी कम ज्यादा होगा। सेकंड आपका डायरेक्शन पर, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन पर इसलिए क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर है। थर्ड आपका आता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी फोर्स में एक बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। कैसे? समझिए, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, मैं यहाँ तो आपको नहीं दिखा सकता, आप घर में कर सकते हैं कि अगर आप एक बॉटल लें, उस बॉटल को मेज पर रखें, ठीक है। इस बॉटल को आप मेज पर रखें, मैंने क्या किया? इस पे फोर्स लगाना चाहता हूं, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बदलूंगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगी, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज करूंगा। तो क्या होगा? देखिए, अगर आप उसको बॉटम पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपना रखते हैं तो आपकी बॉटल देखिए क्या हो रही है? चलने की बजाय झुक रही है उसी जगह पर। लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ इसे रखेंगे तो क्या आप देखेंगे कि वो क्या हो रही है? चल रही है। क्या सच में ऐसा देखेंगे? बिल्कुल नहीं, उल्टा होगा। जी हाँ, जो मैं कह रहा हूं उसे मत सुनिए।
करके देखिएगा, तभी मैंने उल्टा बताया कि आप करके देखें। क्या, जब आप नीचे की तरफ इसको पुश करेंगे तो ये चलेगी, लेकिन जब आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम अमाउंट का फोर्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बदल देंगे तो ये क्या करेगी, जगह पर ही झुक जाएगी। इसका मतलब फोर्स में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मैटर करता है। ठीक है बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी क्या करता है, मैटर करता है। तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फोर्स में। ये था फोर्स के बारे में हमारा इंट्रोडक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की, कि फोर्स कितने टाइप का होता है। तो बेटा फंडामेंटल बेसिस पे फोर्स हमारे 4 टाइप के बताए गए हैं। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। ये है हमारा फोर्स। अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं तो मैं 4 तरह से इसे डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, कौन कौन से वो 4 फोर्स हैं। पहला मैं बात करूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सेकंड आपका फोर्स आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बाद थर्ड फोर्स आपका आता है न्यूक्लियर फोर्स। देन लास्ट में आपका आता है वीक फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग फोर्स भी बोलते हैं। तो फंडामेंटल बेसिस पे 4 टाइप के फोर्स हैं हमारे, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका बेटा एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, और ये किस पर डिपेंड करता है बेटा, ये मास डिपेंडेंट होता है। किस पर, मास जिसके पास होगा वही ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो आपके जितने भी मैकेनिकल फोर्स होते हैं ना बेटा, वो सभी मैकेनिकल फोर्सेस जितने भी आपने पढ़े हैं वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होते हैं। एग्जांपल में बात करें तो टेंशन आपका फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये सारे फोर्सेस आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। तो ये बेटा एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। कैसा होता है बेटा, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर जो रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनके बीच लगता है। लास्ट में आपका आता है वीक फोर्स। वीक फोर्स आपके लगते हैं जहां पे आपका बीटा डीके वगैरह होता है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इनके टॉपिक को डिटेल में आएंगे इनके यूनिट्स के पास। ठीक है, तो अभी आपका एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको दिया कि फंडामेंटल बेसिस पे कैसे डिफाइन करते हैं फोर्सेस को। क्लियर है, इसको हटा दें। ठीक है, नोट करना चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमने बात करी आज की क्लास का हमारा मोटो है एनएलएम, यानी कि न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन साहब ने भी काइनेमैटिक्स में गैलीलियो ने जो 3 लॉस दिए थे वैसे ही मोशन के 3 लॉस इन्होंने भी दिए, लेकिन ये 3 लॉस आपके क्या थे, डिफरेंट थे काइनेमैटिक्स से। फर्स्ट लॉ, अगर मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात करूं तो इसे बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है बेटा, इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इस लॉ को जानने से पहले हम जान लेते हैं इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया बेटा किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है, किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है जो हमें क्या करती है, उस सब्सटेंस के मोशन का यानी कि स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करती है। यानी कि एक लाइन में डेफिनेशन क्या बनी, इनर्शिया किसी भी सब्सटेंस की वो कैरेक्टरिस्टिक है जो उस सब्सटेंस की स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करती है। स्टेट का मतलब क्या है कि अगर वो रेस्ट स्टेट में है तो वो इनर्शिया कहेगा कि इसे रेस्ट में ही रहने दो, और अगर वो मोशन स्टेट में है तो इनर्शिया कहेगा इसे मोशन में ही रहने दो, इसकी स्टेट में चेंज ना करो। तो एक लाइन में अगर हम इनर्शिया को डिफाइन करें तो इनर्शिया क्या है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस which oppose the change in state of
मैटर या सब्सटेंस, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर या सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस में की स्टेट में अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उसको ये अपोज करेगा। ये है इनर्शिया। अच्छा, लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही बनता है क्या कि अ बॉडी कॉन्टिन्यूअस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी। मतलब क्या है, कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट अपनी जिस स्टेट में है या तो रेस्ट में या मोशन में, तो उसी स्टेट में रहना चाहेगा जब तक आप बाहर से उसमें कोई अफेक्शन या कोई चेंज नहीं करते हैं। जैसे आप बाइक चला रहे हैं तो उसे चलाते ही रहेंगे, अगर आपने ब्रेक नहीं लगाई है और रोड अपना फ्रिक्शन नहीं लगा रहा है तो आपकी बाइक रुकेगी नहीं, चलती ही जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि उस पर एक्सटर्नल एजेंसीज वर्क कर रही होती हैं। आप ब्रेक लगा रहे होते हैं या तो ब्रेक के साथ साथ आपकी जो रोड होती है वो भी फ्रिक्शन फोर्स लगा रही होती है अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? तो फर्स्ट लॉ आपका क्या बनता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन यानी कि स्टेट ऑफ चेंज का अपोज करता है। ठीक है बेटा, अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या क्या एग्जांपल्स हैं जो आप डेली लाइफ में महसूस कर रहे होते हैं। तो वो एग्जांपल्स में से मैं बात करूं तो बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स हैं। अब यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं पेपर में कि आप बस में बैठे हैं, बस रुकी हुई है, अचानक से जब बस चलना स्टार्ट करती है तो आप पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो इसका बेसिक सा आंसर है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि बेटा जब आप बैठे हुए हैं बस में तो बस के साथ कांटेक्ट में आपके पैर हैं और आपकी अपर बॉडी ऊपर है। जब बस अचानक से चली तो आपके पैर भी बस के साथ तुरंत चल दिए, लेकिन आपकी जो अपर बॉडी है वो थोड़ा देर रेस्ट में रहती है मिली सेकंड के लिए। उस मिली सेकंड में ही आपको पीछे की ओर एक झटका महसूस होता है क्योंकि आपका अपर बॉडी का इनर्शिया उसका अपोज करता है। सेम यही कॉन्सेप्ट लगता है जब चलती हुई बस अचानक से रुकती है तो उसके रुकने की वजह से आप आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, यही इनर्शिया काम करता है जब आप बाइक चला रहे होते हैं और अगर आपकी बाइक से कोई सामने अचानक से कोई चीज आ जाए, उससे आपकी टक्कर हो जाए तो आप आगे की ओर उछलकर गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप दोनों लोग मोशन में हैं और बाइक अचानक से कांटेक्ट में आ गई रेस्ट में, तो आप तो मोशन में ही रहे ना, तो आप जंप करके थोड़ा सा आगे जाकर गिरते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं लॉ ऑफ इनर्शिया को लेकर। क्लियर है? समझ में आ गया? अब चलिए सेकंड लॉ के बारे में जानते हैं। सेकंड लॉ क्या आता है? सेकंड लॉ बेटा आपका कहलाता है लॉ ऑफ फोर्स। क्या है ये? आइए जानते हैं। सेकंड लॉ है आपका लॉ ऑफ फोर्स। ये क्या कहता है? लॉ ऑफ फोर्स आपका यहीं से आपके फोर्स की डेफिनेशन भी निकल कर आती है। क्या कहता है ये कि द फोर्स acting on an object is directly proportional to the rate of change of momentum of the object। ठीक है बेटा, क्या है लॉ ऑफ फोर्स? फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में होने वाले चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि आपका फोर्स उस पर डिपेंड कर रहा है। कैसे? तो इस डेफिनेशन से जानने से पहले हम छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बेटा आपने पढ़ा है P इक्वल्स टू mv होता है। तो अगर कोई पूछेगा मोमेंटम क्या है तो आप कहेंगे P इक्वल्स टू mv है। बिल्कुल नहीं, ये तो फॉर्मूला है। तो मोमेंटम आखिर है क्या? मोमेंटम बेटा देखिए क्या है, मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। क्लियर? मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। और आपका फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? मोमेंटम पर। क्लियर? अब समझिए, मान लीजिए आपके पास एक कांच का बड़ा सा गेट आपके सामने लगा हुआ है, उसके पीछे बहुत बड़ा खजाना है। ठीक है, अब आपको वो कांच की सीट तोड़नी है, तो आप कैसे उसे तोड़ेंगे? तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा उस पर।
आपके आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ छोटे मोटे पत्थर पड़े हुए हैं और एक बड़ा सा विशाल पत्थर रखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? आप या तो एक बड़े से पत्थर को उठाएंगे, यानी कि आप किस में चेंज करेंगे? मास में। आपने हैवी मास उठाया, जब आपका मास इंक्रीज हुआ तो मोमेंटम भी इंक्रीज हुआ, हुआ कि नहीं हुआ बेटा? मास इंक्रीज होने पर मोमेंटम भी इंक्रीज हुआ, और मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपका फोर्स है, तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब आप बड़े से पत्थर को जब उस पर मारते हैं तो उसका मोमेंटम बढ़ता है, मोमेंटम बढ़ने पर फोर्स बढ़ता है और वो कांच टूट जाता है। सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा अगर आप छोटे पत्थर को उठाएं, तो छोटे पत्थर में तो मास नहीं बढ़ा, तो बेटा क्या बढ़ा? छोटे पत्थर में बेटा आप क्या करेंगे? छोटे पत्थर को बहुत तेजी से फेंकेंगे। क्या करेंगे? छोटे पत्थर को बहुत तेजी से फेंकेंगे, तो उससे क्या होगा बेटा? वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, और मोमेंटम इंक्रीज होगा तो बेटा मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स है, तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट के मास या वेलोसिटी दोनों में से किसी में भी चेंज करूंगा तो मोमेंटम भी चेंज होगा और फोर्स भी चेंज होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक इंक्रीज होता है तो मोमेंटम इंक्रीज होगा, फोर्स इंक्रीज होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक डिक्रीज होता है तो मोमेंटम डिक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज होगा। क्लियर हो गया? मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ठीक है, अब चलिए बनाते हैं F इक्वल्स टू ma, क्योंकि आपने पढ़ रखा है ना, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। क्या कि न्यूटन सेकंड लॉ को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? ये क्वेश्चन आ गया। आपके पास ऑप्शन है, चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूं, F इक्वल्स टू ma, सेकंड ऑप्शन देता हूं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, थर्ड आपके पास ऑप्शन है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt, फोर्थ ऑप्शन है आपका F इक्वल्स टू m dp बाय dt। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, मैंने पूछा मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं? F इक्वल्स टू ma याद करे होते हैं और वो F इक्वल्स टू ma आंसर टिक कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि राइट आंसर है ये, क्योंकि बेटा ये फॉर्मूला यहाँ से डिराइव होकर आया है, ना कि डायरेक्ट आया है। और बल्कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको डेफिनेशन बताई है उसका मैथमेटिकल पार्ट क्या है, ये देखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। क्लियर हुआ आपको? समझ में आया? तो आप कभी भी ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या टिक करेंगे? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt टिक करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए समझते हैं ये कहां से आता है। आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं ये लिख सकता हूँ dp बाई dt, कोई दिक्कत? हाँ जी सर लिख सकते हैं। अच्छा, क्या मैं ये नहीं लिख सकता? p की वैल्यू पुट कर दूं? हाँ जी सर ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, आप पढ़ रहे हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो बेटा यहाँ पे मास हम कैसा मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं सर। ठीक है, कांस्टेंट मान लिया। अगर आपका मास कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, मास बेटा कांस्टेंट होता नहीं है, लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मास कांस्टेंट इसलिए माना गया क्योंकि मास में वेरिएशन कब आता है? आपने ये फॉर्मूला शायद पढ़ा होगा, m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो मास वेरी तब करता है जब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कंपेरेबल हो जाती है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट लाइट की वेलोसिटी से क्या कर रहा है? कंपेयर वेलोसिटी से चल रहा है, तो वहां मास वेरिएशन आ जाता है। लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आपके ऑब्जेक्ट जिनकी आप स्टडी कर रहे होते हैं उनकी वेलोसिटी लाइट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती है, इसलिए हम यहाँ मास को क्या करते हैं बेटा? कांस्टेंट मानते हैं। अच्छा, ये बेटा क्या है? dv बाई dt। अरे सर dv बाई dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। अब आपको बेसिक बात पता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। अब अगर मैं k की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैंने एक कंडीशन लगा दी, क्या कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, वो एक्सेलरेट कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से, तो उस पे लगने वाला फोर्स हमने देखा कि 1 न्यूटन आया। ये सारी वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 1, और k की वैल्यू रखने पर हमें फॉर्मूला मिलेगा F इक्वल्स टू ma। यहाँ से ये फॉर्मूला आता है।
तो अब आपको समझ में आ गया कि F इक्वल्स टू ma आपका न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है, ये एक डिराइव्ड फॉर्मूला है, बल्कि रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन जब आए पेपर में तो उसे जरा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके चीजें नोट कर लिया करिए, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं होता है कि हम रुक कर आपको नोट भी कराएं, तो आप ये सब काम खुद से कर लिया करिए, ठीक है। तो अब जानते हैं एग्जांपल्स के बारे में न्यूटन सेकंड लॉ के। चलिए एग्जांपल्स इसके बहुत आसान सा मैं आपको देता हूं। कभी क्रिकेट खेला है, ऑब्वियस सी बात है आप सब खेले होंगे। तो आपने क्रिकेट जब खेलते हैं या आप जब क्रिकेट देखते हैं, तो जब फील्डर कोई कैच उसकी तरफ आता है, उसे लेता है, तो अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे लेकर जाता है। कैच उसने ऐसे पकड़ा तो आप देखते हैं वो हाथों को पीछे ले जाता है, या ऐसे भी पकड़ता है तो भी पीछे ले जाता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जब उसने कैच को पकड़ा ना बेटा, अगर वो उसी जगह उसे हाथ को रखेगा तो उसे ज्यादा चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका मोमेंटम कुछ होगा रास्ते में, और अचानक से मोमेंटम क्या हो गया, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई। अचानक से वेलोसिटी जीरो होगी, सडन फॉल होगा मोमेंटम में, जिसकी वजह से आपको ज्यादा अफेक्ट करेगा वो, ठीक है, और चोट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन जब आप हाथ पीछे करते हैं तो आपका मोमेंटम चेंज होने में टाइम मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको चोट कम लगती है। इसीलिए क्रिकेट खिलाड़ी ऐसा करते हैं। वैसे ही हाई जंप या लॉन्ग जंप करने वाले जो एथलीट्स होते हैं, वो जब जंप करते हैं तो आगे या तो वो उनके गद्दे डाल दिए जाते हैं सॉफ्टन के लिए, या फिर उससे क्या करते हैं बेटा, मिट्टी को डाल दिया जाता है काफी अच्छे लेवल पे कि उन्हें चोट ना लगे। वही कॉन्सेप्ट है कि मोमेंटम सडन जीरो ना हो, धीरे धीरे जाए, जिससे उनको फोर्स या चोट लगने के चांसेस कम हो जाए। ये है रीजन उसके पीछे का। क्लियर है? आइए थर्ड लॉ के पास चलते हैं, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। थर्ड लॉ आपका क्या है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये लॉ बेटा क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन, इसकी कुछ कंडीशंस हैं क्या, एक्टिंग ऑन, ये कहां कहां लगता है, एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कहां लगता है बेटा, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगता है। ये कैसा फोर्स है, एक्शन ऑन रिएक्शन का एक फोर्स है, और ये हमारे दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगता है। अच्छा, ये बेटा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग भी लगता है कई बार, ठीक है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग भी लगता है। इसका एक एग्जांपल आप आसानी से देख सकते हैं, कहां पर, आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे वहां पर कूलॉम्स लॉ जब प्रूव करेंगे तो वहां आपको इसका असर दिखाई देगा। तो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है ये, यानी कि अगर मैं किसी चीज पे एक्शन करूं तो हम पर भी उल्टा अपोजिट रिएक्शन होगा। जैसे मैं इस दीवार में धक्का मार रहा हूं, मैं हूं इस दीवार में धक्का मार रहा हूं, तो मेरे इस दीवार में धक्का मारने पर दीवार भी मुझ पर अपोजिट फोर्स लगा रही है। अच्छा, दोनों के ही फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है, क्यों? क्योंकि दीवार में कोई असर नहीं हो रहा है। तो मैं कहूंगा मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स ड्यू टू मैन इज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू वॉल इज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू वॉल। ये दोनों फोर्स आपस में क्या है बेटा, इक्वल है, लेकिन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। क्लियर है? एक्शन रिएक्शन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है और अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है। समझ में आया? इसके एग्जांपल्स की अगर बात करी जाए तो बेटा इसके बेसिक एग्जांपल्स आप सबने देखे हैं। बहुत आसान एग्जांपल आपको पढ़ाया जाता है रॉकेट का कॉन्सेप्ट। रॉकेट का फ्यूल जब जलता है तो वो क्या करता है, नीचे की ओर उसका फ्यूल जल के आता है, जिससे कि रॉकेट प्रेशर से ऊपर उठता है। ठीक है, आप गोली चलाते हैं बंदूक से, जब गोली निकलती है तो गोली जब आगे की ओर जाती है तो उसकी वजह से पीछे की ओर भी एक रिएक्शन फोर्स लगता है, और वो रिएक्शन फोर्स आपकी बंदूक को आपके साथ में पीछे की ओर धकेलता है। तभी गोली चलाना इतना आसान नहीं होता है लोगों के लिए। ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि वो झटका महसूस करना, आपको झटके को आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये कुछ बेसिक बातें थी, कुछ ओवरव्यू था। हमने न्यूटन्स लॉ को बात जाना, न्यूटन्स लॉज को जान के सामने जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बारे में भी हमने बात करी। अब आगे हम और इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे जो कि आपके पेपर में आते हैं आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।